हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए आपका सिक्स्थ जो चैप्टर है, 6 पार्ट है उसके बारे में, जो कि है दहन और ज्वाला के बारे में। यानी कि दहन और ज्वाला से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं आपका पूरा चैप्टर के बारे में। तो साथियों, आपको हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं उनको पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे करवाया जा रहा है एक एक चैप्टर के माध्यम से। तो आप यहाँ पे उनको इनवाइट कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले ये क्या होता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और किन किन चीज़ों में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो दाह्य कहलाते हैं। मतलब वायु की उपस्थिति में अगर किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दहन या फिर दाह्य। दहन के प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। दहन का मतलब क्या हो गया, जलाना। आपने देखा होगा, कभी भी आपने कचरे को जलाया होगा, लकड़ी को जलाया होगा, पटाखे जलाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ को जलाते हैं हम तो उसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। आपने पटाखे जलाए हैं तो देखा होगा पटाखों में चिंगारियाँ निकलती है, वो क्या है, प्रकाश का निकलना है। और ऊष्मा का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो एनर्जी निकलती है, जो आप सोच सकते हैं जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कार्बनिक तत्व वगैरह होते हैं, तो जैसे हम उनको जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। आगे देखिए, दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब ये इम्पोर्टेंट लाइन हो गई, इसको आप अंडरलाइन करके रखेंगे जब आपका क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आता है कौन सा, ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल में अपने आसपास के क्षेत्र में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्या है वो क्या कह रहा है, ज्वलन ताप व न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन मतलब हमें एक जलन का महसूस होता है, जलने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोला गया है कि वह एक न्यूनतम ताप। न्यूनतम ताप का मतलब क्या हो गया, एक लोवेस्ट पॉइंट जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। मतलब कोई जलने वाला, मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, और कोई आग जल रही है तो उसके थोड़ी सी दूर भी कई बार वो आग पकड़ लेता है ना। बस वही घटना ये है, उसको हम क्या बोलेंगे, आग पकड़ लेना, यानी कि ज्वलन बोलेंगे। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। अब यहाँ पे देखिए लाइन क्या कह रही है कि ज्वलनशील जो आपके पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है। आगे देखिए, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये मतलब एक शॉर्ट फॉर्म हो गया कि पूरा चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, किस बात की ओर डायरेक्शन किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि कहीं जहाँ भी अगर आग की संभावनाएं लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी की बाल्टी भरी और उस पर डाल दिया। तो ये क्या है, आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित रखने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब ज़्यादातर आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, लेकिन विद्युत उपकरणों और तेल में, मतलब मान लीजिए कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, दो तार है जिसमें लाइट आ रही है, आपकी बिजली वाली तार है और वो जलना शुरू हो गई, तो वहाँ हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आप जैसे ही पानी डालोगे तो वह कंडक्टिव बनेगी। मतलब पानी में क्या होता है, आग मतलब करंट लगता है, नहीं लगता, लगता है बिल्कुल। तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो करंट है वो पानी के साथ आपकी बाल्टी के पास आके आपको पकड़ लेगा, इसलिए उनको नहीं डालते, क्योंकि अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो और भी ज़्यादा धमाका हो सकता है। इसी प्रकार तेल में लगी आग को भी नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे, जल का उपयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम मिट्टी का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिट्टी का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे अद्युत क्षेत्र, द्युत क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों, ज्वाला के 3 प्रमुख क्षेत्र कहलाते हैं। आगे देखिए, दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब दहन की बात करें, जो जलने की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन मतलब बहुत तेज़ी से कोई आग लगती है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे आग लग गई तो वो बहुत भयानक और बहुत तीव्र होती है। और एक होती है स्वतः दहन। स्वतः दहन जो धीरे धीरे चलती रहती है। और एक होती है विस्फोटक। विस्फोटक मतलब जो धमाके के साथ होती है उसको बोला जाता है। आदर्श ईंधन सबसे सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ये एक ऐसी अथवा अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करे।
मतलब यहाँ पे देखिए आदर्श ईंधन वे होते हैं जिनमें कि पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, इस प्रकार के जो गैसें हैं, उस प्रकार के जो कार्बन डाई तत्व है वो उसमें बहुत कम होते हैं, इसलिए उनको आदर्श ईंधन बोला जाता है। जिनमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक तो हो गया CNG जिसके बारे में हमने कल बात की थी, और एक हो गया आपका LPG। ठीक है, आगे देखिए ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न होते हैं। अगर हम ईंधन यूज़ कर रहे हैं, मतलब जलाने की जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी दक्षता मतलब एफिशिएंसी के आधार पे उनका मूल्य है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये बात करें, एक तो होता है CNG और एक होता है LPG। वर्तमान में जो अपन गैस यूज़ करते हैं रसोई गैस में, तो इन दोनों की कीमत में काफ़ी अंतर है और इनकी क्वांटिटी भी अलग अलग है इस प्रकार से। आगे देखिए, वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। मतलब वायुमंडल में मान लो कोई कार्बनिक कण है और वो जल रहा है तो वो प्रदूषक का कार्य करेगा। मतलब आपने देखा होगा, आप कोई टायर जलाते हैं, टायर तो देखा होगा ना, गाड़ियों के टायर होते हैं, उनको आप जलाएंगे तो उनमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे आप जलाओगे तो वहाँ पे धुआं हो जाएगा, काला काला धुआं हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें उपयुक्त जो गैसें हैं तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, और वो खुद हावी हो जाते हैं। इस कारण हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें क्या होगा, घुटन महसूस होगी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्ण का कारण बताया गया है। ईंधन के अपूर्ण दहन को विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। मतलब आपने देखा होगा कई बार पूर्ण रूप से अगर कोई चीज़ नहीं जल पाती है ना, कहीं पे जल रही है कहीं पे नहीं जल रही, आदि चीज़ लकड़ी हो गई या कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि एक विषैली गैस होती है। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से याद करना है कि अगर ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ पे देख लिए अम्ल वर्षा, मतलब ऊपर बात करिए अम्ल वर्षा तो क्या होती है, अम्ल की से अपन पता पड़ रहा है कि एसिडिक चीज़ होगी। तो एसिडिक चीज़ अगर इन पे पड़ेगी, फसल पे पड़ेगी, भवन पे पड़ेगी, मृदा पे पड़ेगी, मिट्टी पे पड़ेगी, तो वो क्या होगी, इनको ख़राब करने का कारण बनती है। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, वो आपको कैसे करने हैं। दहन की परिस्थितियों की आपको सूची बनाना है। दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, ऊष्मा आवश्यक है। ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, बस यही पूछा गया है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, प्रदूषक होता है। आप अगर लकड़ी और कोयला जलाएंगे तो उसमें जो विद्यमान कार्बन के जो कण हैं वो क्या करेंगे, वायुमंडल में फैलेंगे, और वो क्या करेंगे, एक प्रदूषक का कार्य करेंगे। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन बताना है, तो LPG हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बात भी की है, घरों में काम आने वाला LPG एक द्रव फॉर्म में होता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके किस तक गर्म करना आवश्यक है, तो ज्वलन ताप पर। मतलब आपने किसी चीज़ को जलाया, लेकिन वो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे वो जलना स्टार्ट होता है, वहाँ तक अगर वो नहीं पहुँचेगा तो वो जलेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमें उस पॉइंट तक उसको जलाना पड़ेगा जहाँ से उसका जलना प्रारंभ हो। तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो पानी के द्वारा। अभी हमने ऊपर बात की थी कि बिजली के उपकरण हो गए या फिर तेल से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, अगर उनमें आग लगती है तो उनको हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो ये क्लियर हो गया होगा आपकी पूरी बातें। समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो आपने देखा होगा, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG ले रहा है। अगर आपने देखा होगा आपके एरिया में, ठीक है, तो जयपुर में भी बने हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि CNG अपन यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, वायु में प्रदूषक कम हो रहे हैं, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। मतलब नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड का जो उत्पादन है, अगर वो कम होगा तो वायुमंडल में कम होगी, वो कम होगी तो वो प्रदूषक का कारण कम बनेगी। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि CNG इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती है। अतः CNG अधिक से अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि CNG क्यों उपयुक्त है। ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना करनी है। अब आपके डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी है, उन दोनों में अंतर बताइए।
यहाँ पे देखिए ये एलपीजी लिखा हुआ है, ये लकड़ी लिखा हुआ है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इसका उष्मीयमान बहुत उच्च होता है, किसका, एलपीजी का, और लकड़ी का उष्मीयमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसमें जलने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है, मतलब फटाफट से इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा घरों में खाना पकाने के लिए चूल्हे पे जो यूज़ की जाती है लकड़ियाँ, तो उनको जलाने के लिए कई बार कितना टाइम लग जाता है। अगर वो थोड़ी बहुत गीली है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बस यही कारण है ना। यह बिना धुएँ किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। मतलब जो एलपीजी गैस है वो बिना धुएँ जलती है। आप रसोई गैस में चला रहे हैं तो कोई धुआं होता है क्या? कोई नहीं होता। धुआं होगा तो किसका होगा? आपके जो रसोई में जो गैस लगा हुआ है, स्टोव वगैरह जिस पे अपन खाना पका रहे हैं, उसमें से निकलता है, ठीक है, वाष्पीकरण होकर, बाकी नहीं निकलेगा। और ये धुएँ के साथ जलती है। जबकि आपने देखा होगा लकड़ी तो जब जलेगी तो वैसा बहुत सारा धुआं करेगी, तो इसमें कार्बनिक कण मौजूद होते हैं जो कि वायु प्रदूषण करते हैं। और एलपीजी के जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है और इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता है। मतलब इसको आप आराम से भंडार कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं और कोई राख भी नहीं बनेगी इससे, है ना, कोई गैस भी नहीं निकलेगी खतरनाक। जबकि लकड़ी है उससे CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ठोस और भारी कण होने का इसे भंडारित भी नहीं किया जा सकता और इसके जलाने पर राख जैसे अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, हमें कारण बताना है कि विद्युत उपकरण के संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाए। इसका कारण हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कारण आपको लिखा गया है कि विद्युत उपकरण में संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। मैंने अभी पहले आपको क्या बताया था कि पानी के साथ अगर बिजली लगती है तो वो क्या होगी, उससे कनेक्ट होगी तो आपको बिजली का शॉर्ट सर्किट लग सकता है। जबकि किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाए तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज़ी से विद्युत का झटका लग सकता है, जिसकी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, विद्युत उपकरणों को पानी से नहीं बुझाएंगे। क्लियर हो गया आपको? एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है। देखिए पूछा गया है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों है? तो एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है। अभी अभी हमने एलपीजी और लकड़ी की तुलना की है, बस वो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो लाइनें होती है तार की, आपके मोहल्ले में भी लगी हुई होंगी जहाँ सप्लाई आता है, तो उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के तार ऐसे लगे हुए रहते हैं जिनमें आपकी लाइट आती है, फिर आप वहाँ पे कनेक्शन करके ऐसे घर में लाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लपेटे कागज़ पर ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज़ से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो सीट आपने देखी है, जिसको अपन खाना उसमें क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे कि खाना जल्दी से ठंडा ना हो, इस तरह से अपन यूज़ करते हैं ना, तो इसके कागज़ के ताप को उसके ज्वलन से कम कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे इसके स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का चयनित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे गर्म भाग है, ऊपरी ऊपर का है, वो सबसे गर्म भाग क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाली जो लो है, जो धागा लगा रहता है उसमें, वो ही जलता है। पूर्ण धन का बाह्य क्षेत्र, तो पूर्ण धन जो होता है तो उसके ऊपर का क्षेत्र है ये कट के अलग हो जाएगा। कम गर्म, यहाँ पे बीच में कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म नीचे होगा। कई बार अपना हाथ नीचे लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर लग जाता है तो हमें वो चिपक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को बताया गया है क्या क्या होती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मामक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ईंधन की जो यूनिट है उसको डिफाइन किया गया है कि ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समझाइए कि CO2 कार्बन ऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि स्कूल में, कॉलेज में देखा होगा, पेट्रोल पंप पे देखा होगा, एक लाल लाल कलर की टंकी सी रखी रहती है, ठीक, उसमें फुहारा लगा रहता है और आग लगने पर उसको खोल के बुझाया जाता है। उसमें क्या होता है, CO2 भरा हुआ रहता है।
तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो आग को बुझाने में किस प्रकार से सहायता करती है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। पेट्रोल पंप पे रखते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार अच्छी तरह यूट्यूब पे भी वीडियो देखे होंगे आपने, ऐसे आग लग जाती है तो बुझाने में काम आता है ना। तो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। अब देखिए ऑक्सीजन हल्की है अपेक्षा किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी चीज़ हो गई। अगर आप पतले हैं और आपके ऊपर भारी चीज़ गिरा दी जाए तो आप उठ पाओगे कि नहीं। यही कारण है जिससे कि ऑक्सीजन को वो दबा देती है और आग लगने पे उसको क्या करती है, वो बुझाने का कार्य करता है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती है। मतलब विद्युत उपकरण जैसे कि कोई दिक्कत हो गई, वहाँ पे आग लग रहे हैं तो बुझा रहे हैं, तो उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए ये अति उत्तम अग्निशामक है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि CO2 क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। जहाँ पे पेट्रोलियम का हो गया, मतलब गैस से रिलेटेड हो गया, या फिर तेल से रिलेटेड या विद्युत से रिलेटेड। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। मतलब सूखी चीज़ों में तो जल्दी आग पकड़ लेती है लेकिन गीली में नहीं पकड़ती है। क्यों? तो यहाँ पे देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है परंतु सूखी पत्तियों को जलाना आसान है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित है। मतलब वो गीली है, गीली का मतलब उसमें जल है, तो जल है तो जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता है। मतलब उसमें अभी हमने बात किया कि कोई भी चीज़ जिसका ज्वलन पॉइंट है वो कम है तो वो जल्दी जलेगी। तो अगर वो चीज़ गीली है कोई चीज़ तो उसका ज्वलन पॉइंट ज़्यादा हो गया उस कारण से, इसलिए वो देर से जलेगी, और जिसका कम है वो जल्दी जलेगी। ये कारण यहाँ पे स्पष्ट होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? अब यहाँ पे देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लो वाली अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। सोना एवं चांदी जैसे ही धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब सोना चांदी ये जो चीज़ें होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट है, जो जलने का पॉइंट है, गलनांक पॉइंट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार सोनार की दुकान में वो इस तरह से जलाता है किसी चीज़ को, तो उसकी लो क्या होती है, बहुत हाई होती है, ताकि वो जल्दी से गर्म होकर पिघल जाए। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्ण दहन किया गया है। ऊष्मा का मान यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जूल है, किलो जूल है। ईंधन का ऊष्मीय मान आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया। बाकी इस प्रकार का प्रश्न आपको नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? मतलब आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ों पर जंग लग जाती है, तो इसको हम दहन कह सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम दहन नहीं कहेंगे। किस लिए? जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रिया है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। जंग के द्वारा धीरे धीरे किसी चीज़ का गलना शुरू होता है, जबकि ज्वलन जो क्या है वो एक तीव्र प्रक्रिया है, उसमें बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि दहन प्रक्रम नहीं कर सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करती है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम प्रश्न है। अदीबा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अब अदीबा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर के ज्वाला को सबसे बाहरी के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि इस तरह से एक ज्वाला बनाई गई थी, इस तरह से, ठीक है, ये जल रही है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये ज्वाला का सबसे ये पास वाला भाग हो गया, ये दूर वाला भाग हो गया। अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को रखेंगे तो वो जल्दी गर्म होगी, यहाँ पे रखेंगे तो वो देर से गर्म होगी। यही बात यहाँ पे लागू होती है। तो आई होप साथियों, आज हमने जो पढ़ा है आपका 6 चैप्टर दहन और ज्वाला, मतलब किसी चीज़ का जलना, उसको जो ज्वाला है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा और हमने मोटे मोटे तौर पे इसका अध्ययन वो कर लिया है। और साथ ही आपके पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं आप जब पढ़ोगे नीचे, वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए आपको। चैप्टर में नीचे जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, वो सारे
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो भी चैप्टर बताए जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे भी सूटेबल मिल रहा है मैं आपको चैप्टर है वो क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आते रहे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं थोड़ी अच्छे से दें ताकि थोड़ा मोटिवेट होकर हमें और भी बेहतर तरीके से आपको बता सकें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जो भी आपका होगा।